हेलो दोस्तों। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास स्टार्ट हो चुकी है और हम लोग इसके पहले 6 क्लास को बिल्कुल बेसिक से कवर कर चुके हैं और ये आज क्लास नंबर 7 है जिसमें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं शिक्षा में अव्यय कैसे होता और अवरोधन कैसे होता है, कैसे इन्हें हम लोग दूर कर सकते हैं। और ये शिक्षा के सिद्धांत जो आपका पेपर फर्स्ट है उसका इंपॉर्टेंट एंड लास्ट टॉपिक है, तो पूरी क्लास को बहुत थम के एंड पेशेंस से देखेगा और अपना एक एक डाउट को दूर करने का पूरा प्रयास करिएगा। ये महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय के सिलेबस के अकॉर्डिंग तो है, साथ में आप किसी अन्य यूनिवर्सिटी से भी बीएड कर रहे हैं और आपके पेपर का नाम है भैया शिक्षा के सिद्धांत या फिर कोई टॉपिक पढ़नी है शिक्षा में अव्यय या फिर अवरोधन, तो पूरी क्लास को बेहतर रूप में देख सकते हैं। और ये जिनका शिक्षा के सिद्धांत है उनकी आज ये लास्ट क्लास है। इसके बाद जो कंप्लीट 7 क्लास होंगी उनको जाके प्लेलिस्ट में आप एक बार इनको रिवीजन कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग इसके सेकंड पेपर को स्टार्ट करेंगे कि ग्रोइंग अप एज ए लर्नर को। ठीक है, आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। उसके पहले जो भी स्टूडेंट छात्र छात्रा भैया अभी तक कंप्लीट नोट्स नहीं लिए हैं, इस नंबर पे संपर्क करके चारों पेपर के कंप्लीट नोट्स आप ले सकते हो और फीस नाम मात्र है 149 में चारों पेपर। यदि आप इंग्लिश लैंग्वेज में एग्जाम देना चाहते हैं तब भी नोट्स अवेलेबल है, हिंदी में देना चाहते हैं तब भी नोट्स अवेलेबल है, तो इस नंबर पे संपर्क करिए और अच्छे से नोट्स लेके पढ़ाई करिए। एक बार मैं छोटी सी रिक्वेस्ट पहले ही कर देता हूं, बीएड में थोड़ा सा बच्चे कम रहते हैं तो आप लोग का थोड़ा सा फर्ज बनता है कि द परफेक्ट स्टडी को अपने दोस्त यार अपने कॉलेज ग्रुप तक जरूर शेयर करिए, इसको आज अपना फैमिली मान के। ठीक है बच्चे, आइए हम लोग क्लास की शुरुआत करते और समझते हैं शिक्षा के एक तरीके सिद्धांत में शिक्षा में अव्यय कैसे होता, अवरोधन कैसे होता है, इनको कैसे हम लोग दूर कर सकते हैं। आज ये हमारी टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं शिक्षा में अव्यय। ठीक है, यानी कैसे कह सकते हैं कि वेस्टेज होता कैसे है एजुकेशन में। तो मेरी बात बड़ा ध्यान समझिएगा। मान लीजिए आप भैया कोई चीज खाना खा रहे हैं, जैसे एकदम बेसिक एग्जांपल दूंगा कभी नहीं भूलेंगे वेस्टेज को, ऐसे समझ लीजिए अव्यय को। मान लीजिए हम आप हमारे यहां आए, मान लीजिए आप हमसे छोटे हैं और हमें बोले कि ऐसा करिए सर जी हमें 10 रुपए की जलेबी दिला दीजिए, क्या 10 रुपए की जलेबी दिला दीजिए। और हम आपको 10 रुपए की जलेबी तो दिला दिए मेले में, लेकिन आप क्या किए भैया थोड़ा सा जलेबी खाए और उसके बाद सारी जलेबी फेंक दिए। तो कहने का मतलब यही होता है अव्यय। तो कहोगे सर एजुकेशन से जोड़ दीजिए, बड़ा सफाई से एजुकेशन से जोड़ देंगे यही कि आप भैया प्राइमरी स्कूल में पढ़े, मान लीजिए क्लास 1 में नाम लिखवाए और 6 महीना बाद आप स्कूल छोड़ के भाग गए, तो यही है आपका अव्यय बच्चे, यही है आपका वेस्टेज। उम्मीद करते पूरा कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। यानी आप एजुकेशन को कंप्लीट किए बिना बीच में ही छोड़ के चले गए तो जो आपकी हानि हो रही है इसी को बोला जाएगा अव्यय, इसी को बोला जाएगा वेस्टेज। उम्मीद करते पूरी पॉइंट को समझ गए होंगे। अब एग्जांपल के रूप में समझ लीजिए अव्यय का समान अर्थ ही होता है कि उन छात्रों का समय, धन और शक्ति का अव्यय जो सफलतापूर्वक अपनी शिक्षा को पूर्ण नहीं करते। यानी आप कुछ समय बाद अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ दे रहे हो तो समय का तो नष्ट होगा ही होगा, उसके बाद धन का भी अव्यय होगा, उसके साथ साथ आपके शक्ति, आपका पावर। कहने का मतलब कोई नई स्किल आप सीख सकते थे तो वो नहीं सीख रहे हो, उसमें भी हानि पहुंच रही है। तो कहने का मतलब यदि आप अपने शिक्षा को पूर्ण नहीं कर रहे हो, पूरा नहीं कर रहे हो, बीच में ही छोड़ के चले जा रहे हो, यही है भैया मीनिंग ऑफ वेस्टेज, यही है अव्यय का अर्थ। उम्मीद करते पूरे कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। हमें ऐसे अनेक छात्र मिलते हैं जो अति उत्साह में यानी बहुत ज्यादा एक्साइटेड रूप से प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यालय में प्रवेश तो लेते हैं परंतु शीघ्रता से विद्यालय के संबंध में विच्छेद कर लेते। अतः इन छात्रों पर समय, धन व शक्ति का अव्यय होता है। जैसे शुरू में बहुत बढ़िया एकदम चढ़ बढ़ के एडमिशन लिए और 2 महीने 3 महीने बाद स्कूल से भागने लगे, छोड़ के चले गए किसी कारण बस, चाहे आर्थिक स्थिति अच्छी ना हो, चाहे पारिवारिक स्थिति अच्छी ना हो, अन्य कई कारण हो सकते। आप स्कूल छोड़ के चले गए प्राथमिक लेवल का, तो यही माना जाएगा अव्यय। एजुकेशन में यही अव्यय होता है। यानी आप शिक्षा को पूर्ण किए बिना, अपने कैरिकुलम, अपने अध्ययन को पूर्ण किए बिना यदि बीच में ही छोड़ के जा रहे हैं तो यही कहा जाता है शिक्षा में अव्यय। उम्मीद करते पूरे कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। इसी के बारे में हींग समिति क्या कहती है, अव्यय से हमारा अभिप्राय है प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने से पूर्व बालक को विद्यालय के किसी भी कक्षा से हटा लेना, चाहे पारिवारिक रूप से हटाया जा रहा है या उसे भगा दिया जा रहा है या फिर कोई गलती ऐसा कर दिया है या फिर वो स्वयं छोड़ के चला जा रहा है, तो यही हमारा अव्यय कहलाता है। उम्मीद करते पूरी पॉइंट को समझ गए होंगे कि अव्यय होता क्या है। यानी शिक्षा को पूर्ण करने से पहले, यानी जिस क्लास में हम पढ़ रहे हैं, चाहे 1 क्लास में, चाहे 2 क्लास में, चाहे 3 क्लास में, चाहे 4 क्लास में है भैया, अगर उनको पूर्ण करने से पहले ही छोड़ के चले जा रहे हैं तो यही होता हमारा अव्यय, यही होता वेस्टेज। उम्मीद करते पूरे कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे।
अव्यय के कुछ कारणों को समझेंगे। तो सबसे पहले हटाक की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए कुछ कारण की बात करेंगे, जैसे प्राथमिक शिक्षा। और जब प्राथमिक शिक्षा की बात है, समझा करिए 1 से 5 की बात हो रही है, तो प्राथमिक शिक्षा उस समय तक प्रभावहीन रहेगी, यानी उस समय तक कारगर साबित नहीं होगी जब तक प्रत्येक बालक कम से कम 4 वर्ष विद्यालय में रहकर शिक्षा प्राप्त नहीं कर लेता। अगर कोई बालक भैया प्राथमिक स्कूल में जाता है तो कम से कम वो 4 वर्ष तक यदि स्कूल में नहीं रहता तो माना जाएगा कि यह बालक का अव्यय हो रहा। कहने का मतलब ये एजुकेशन में इसी को अव्यय कहा जाता है, ये हटाग रिपोर्ट कहती है। और अब समझिए अव्यय के कुछ प्रमुख कारण कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले अभिभावकों की आर्थिक स्थिति। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल जो मैं बता रहा हूं वही लिखिए, नहीं, आपके दिमाग में आपके एक तरीके से आपके लेवल पे जो आपको भी लगे कि हाँ सर जी अव्यय के ये भी कारण हो सकते हैं, आप उन कारणों को लिख सकते हैं। सिर्फ मैं आपको एक सहायता प्रोवाइड कर रहा हूं। एक टीचर हमेशा एक सहयोग करता होता है। मैं आपको एक दिशा दिखा रहा हूं कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे कि अव्यय को प्रभावित करने वाले कारक या फिर अव्यय के कौन कौन से कारक हो सकते हैं। तो यहां से मैं कुछ आपको यहां पे कुछ पॉइंटें दिखा दे रहा हूं, बाकी आप अपने अनुसार भी इन पॉइंटों को बना के लिख सकते हैं, उसमें कोई नंबर कटेगा नहीं, ठीक है। सबसे पहले अभिभावकों की आर्थिक स्थिति। देखो यहां पे ये शब्द देख के कंफ्यूज मत होइए, समझिए भैया यहां पे परिवार की या फिर पेरेंट्स की आर्थिक स्थिति। अब सही बात है, अगर पेरेंट्स पढ़ाने में सक्षम है, भैया स्कूल कॉलेज के लिए बच्चों को जागरूक करा रहे हैं, तो बालक बड़े आसानी से पूरे 4 साल का पूरे 8 साल जब तक आप उन्हें एजुकेशन दोगे बालक शिक्षा ग्रहण करेंगे। तो अभिभावकों की आर्थिक स्थिति भी निर्धारित करती है अव्यय के प्रमुख कारण के बारे में, ठीक है। आइए सेकंड समझते हैं अव्यय के कारण में अभिभावकों का निरक्षर होना। देखो बात यह भी सही है, अगर भैया वो साक्षर हैं, पढ़े लिखे हैं, तब तो वो कहेंगे कि बच्चे तुम जाओ पढ़ो, नहीं तुमको प्राथमिक लेवल पढ़ना जरूरी है। लेकिन अगर अभिभावक पढ़े लिखे नहीं है, पेरेंट्स हमारे पढ़े लिखे नहीं है, तो थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई से थोड़ा सा बच जाते हैं, कुछ एक्सेप्शन हो जाते हैं। बाकी सभी लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़े, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो अगर पढ़े लिखे नहीं है थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई में कम रुचि दिखाते हैं, ऐसा माना जाता है। तो यह भी अव्यय को प्रभावित करता है। उसके साथ साथ सामाजिक कारण तो होते हैं, जाति प्रथा। बिल्कुल भैया आप देखते हैं जो हम लोग के कास्ट में अभी भी जो एक तरीके से जो निम्न वर्ग के लोग हैं, उनको ज्यादा पढ़ाई लिखाई पे उनके घर वाले या फिर उनके जो समूह वाले लोग, उनके समुदाय के लोग हैं, ज्यादा प्रोत्साहन नहीं देते। अब उनका मैं जाति का नाम क्या ही यहां पे लेना, लेकिन इतना समझिए कि जाति प्रथा जो होती है वो भी अव्यय को प्रभावित करती है। बाल विवाह ये पहले हुआ करता था, लेकिन जब ये पॉइंट में है, समझिए अगर किसी बालक बालिका का शुरुआत में ब्याह शादी हो गया है तो भैया वो अव्यय को तो प्रभावित करेगा, विद्यालय वो तो छोड़ेगा ही छोड़ेगा। और जितनी कुरीतियां हैं, जितने भी हम कह सकते हैं कुरीतियां बाल विवाह वगैरह की हैं, ठीक है, तो ये भी अव्यय को प्रभावित करती, इंपॉर्टेंट है, इसको भी जानते रहिएगा, ये भी अव्यय के कारण है। उसके बाद एक अध्यापक वाले विद्यालय, ठीक है, देखो ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, ये भी अव्यय को प्रभावित करते हैं। क्योंकि ध्यान से मेरी बात समझना, यहां पे एक अध्यापक वाले विद्यालय समझिए, सिर्फ इतना समझिए अध्यापक व विद्यालय, ठीक है, अध्यापक व विद्यालय, अध्यापक भी प्रभावित करते हैं। अगर अध्यापक अच्छे नहीं है, यानी बच्चों की रुचियों को, बच्चों को मनोवैज्ञानिक तरीके से, बच्चों को शिक्षण सूत्रों के माध्यम से, कहोगे सर जी शिक्षण सूत्र क्या होते हैं, अभी जब आगामी क्लास में लूंगा तो ये सब बताऊंगा बीएड में, लेकिन यहां समझ लीजिए शिक्षण सूत्र होते हैं जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। कहोगे सर ज्ञात से अज्ञात कहने का मतलब, जैसे बालक को पानी के बारे में पढ़ा रहे हो, तो सबसे पहले ये बताओ कि बाबू जो तुम्हारे घर में जो होता है, पापा नहाने जाते हैं किससे, तो बालक बोलेगा सर वो पानी से नहाते हैं। तो बताओ बाबू पानी आता कहां से, कहेगा वो पानी नल से आता है। और वो पानी नल में कहां से आता है, तो कहने का मतलब बालक को हमेशा जो भी ज्ञान देना हो तो सबसे पहले ज्ञात जो उसके पास इन्वायरमेंट की चीजें हैं उससे जोड़ के पढ़ाओ, यही होते हैं शिक्षण सूत्र बच्चे। इसमें और भी शिक्षण सूत्र होते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है मैं उनकी बात यहां पे कर रहा हूं। तो अध्यापक का जो व्यवहार होता है, उसी प्रकार विद्यालय का जो मैनेजमेंट होता है वो भी अव्यय के कारण बन सकते हैं, यानी अव्यय को प्रभावित करते हैं। उसके बाद साधनहीन विद्यालय, बात तो सही है, अगर विद्यालय में भैया सुविधा ही नहीं है तो बालक पढ़ेगा कैसे। और विद्यालय का स्थान भाव, बात बिल्कुल सही है, अगर विद्यालय घर से बहुत ज्यादा दूर है तो प्राथमिक लेवल का बालक वहां पे जाने में भी एक तरीके से सक्षम नहीं रह पाएगा, तो ये भी अव्यय को प्रभावित करते हैं। उसके साथ साथ संस्कृत में शिक्षा को महत्व नहीं, बात तो बिल्कुल सही है, संस्कृत में शिक्षा को कोई यदि महत्व नहीं दिया जा रहा है भैया, तो ये भी हम कहेंगे अव्यय को प्रभावित कर रही है। क्योंकि बालक जिस परिवेश में,
ध्यान से मेरी बात समझना इस पॉइंट को। बालक जिस परिवेश में पला बड़ा है, यदि उसी परिवेश में उसे एजुकेशन नहीं दिया जा रहा है तो वो अपने आप को अन्य बालकों से अलग समझेगा और वो एक तरीके से स्कूल कॉलेज छोड़ के भाग जाएगा। तो कहने का मतलब है शिक्षा में भैया क्या होता है, संस्कृत में शिक्षा को भी महत्व दीजिए, यानी अपने कल्चर, अपने समुदाय, अपने रीति रिवाज से जोड़ के भी बच्चों को पढ़ाना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सब प्राथमिक लेवल की बात चल रही है यहाँ पे। सह शिक्षा के प्रति भारतीयों का एक तरीके से संकित दृष्टिकोण। सह शिक्षा मतलब हम एक तरीके से को एजुकेशन, मतलब जहां पे गर्ल्स एंड बॉयज एंड थर्ड जेंडर जितने भी बच्चे हैं सभी लोग एक साथ बैठ के पढ़ें। और आप देखते होंगे भैया कि जब गर्ल्स और बॉयज साथ बैठ के पढ़ते, कुछ लोग सोचते हैं कि गर्ल्स ऐसा करो आगे आ जाओ, जो बॉयज हैं भैया पीछे चले जाओ, या फिर बॉयज आगे आ जाओ गर्ल्स पीछे चली जाए। तो कहने का मतलब ये जो एक तरीके से इस तरीके का व्यवहार होता है ये भी अव्यय को एक कहीं ना कहीं प्रभावित करता ही करता है, उसको बढ़ावा देता ही देता है। ये जो हम अपने हिसाब से 8-9 पॉइंटें हैं ये आपको बता दिए, बाकी आप भी अव्यय के कुछ कारणों को लिख सकते हैं आप अपने लेवल पे, ठीक है। चलिए, और हम जो भी एग्जाम्पल देते, जो भी आपको कुछ समझाने का प्रयास करते, सिर्फ हमारे दिमाग में यह रहता कि सभी बच्चे यहां पे ग्रेजुएट होके आए हैं, यानी कहने के भाव को समझेंगे और कहने के पीछे जो कारण है उसको समझेंगे, कुछ अन्यथा नहीं समझेंगे। बस यही कह के बीएड की क्लास को बच्चे हम लेते हैं, ठीक। आइए, अव्यय के निवारण के उपाय। मान लीजिए अव्यय के तो आप समझ गए, अव्यय के कौन कौन से कारण हो सकते हैं, यानी पारिवारिक की स्थिति हो गई, अव्ययों का एक निरक्षर होना भी हो सकता है, विद्यालय और अध्यापक भी प्रभावित करते हैं, साधनहीन विद्यालय भी प्रभावित करते हैं। उसी के साथ साथ इतने सब तो हो गए कि अव्यय को बढ़ावा दे रहे, लेकिन अव्यय को हम दूर कैसे कर सकते हैं? तो ध्यान से मेरी बात समझना, फर्स्ट पॉइंट नोट करिए कहीं पे कि शिक्षा प्रशासन की निश्चित नीति का निर्धारण, यानी एक ऐसी पॉलिसी बनाओ, आप एक ऐसी पॉलिसी बनाओ भैया कि जिससे सभी बालक आसानी से पढ़ पाए, उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव हो ना। तो भैया बड़े आराम से जो कि अव्यय को हम निवारण कर सकते हैं, यानी अव्यय को हम लोग दूर कर सकते हैं, बच्चों को विद्यालय में रोक सकते हैं, बस इतना जानते रहिएगा। और विद्यालय में शिक्षकों की संख्या में वृद्धि की जाए। विद्यालय में शिक्षकों की संख्या वृद्धि इसलिए की जाए क्योंकि ऐसा माना जाता है भैया, अगर मान लीजिए आपके क्लास में 100 स्टूडेंट है, आप उनको हैंडल नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो कहने का मतलब एक अनुपात में होना चाहिए, शिक्षक और स्टूडेंट एक अनुपात में होना चाहिए। तो भैया जितनी जरूरत है उसमें अध्यापकों की नियुक्ति भी की जाए और पाठ्यक्रम स्थानीय आवश्यकताओं के अनुकूल हो। बात तो बिल्कुल सही है। अगर बालक शुरू शुरू में भैया, अगर मान लीजिए वो अपने बचपन से पानी पानी ही कह रहा है, बाद में उसे वाटर कह के पढ़ा रहे हो, उसको ये नहीं बता रहे हो कि वाटर को ही पानी कहा जाता, तो बालक नहीं सीख पाएगा। तो बालक को जब भी आप पढ़ा रहे हो उसकी स्थानीय आवश्यकताओं से जोड़ के बताओ और स्थानीय आवश्यकताओं में उसका वो उपयोग कर पाए, इस प्रकार का नॉलेज दो आप प्राथमिक लेवल पे। तो ये भी इससे अव्यय का निवारण ये भी हो सकता है। कार्य अनुभव पर बल दिया जाए, बात तो सही है। लर्निंग बाय डूइंग, यानी करके सीखना। चाहे मैं आप जब हमसे एनसीएफ की क्लास पढ़ेंगे, यानी जब आप सीटेट वगैरह की क्लास मैं आपको पढ़ाऊंगा कभी, तो भैया एनसीएफ 2005 पढ़ाऊंगा मैं आपको, तब बताऊंगा कि एनसीएफ 2005 दो शब्दों पे जोर देता है, एक लर्निंग विदाउट बर्डन, उसके साथ साथ लर्निंग एक कह सकते हैं कि उसके साथ साथ लर्निंग बाय डूइंग, यानी करके सीखना और बिना बोझ के सीखना ही भैया होता है एनसीएफ का मुख्य उद्देश्य। तो यहां पे ये भी उपयोग हो जाएगा, इंप्लीमेंट यहां पे हो जाएगा कि बालक को जो भी सिखाओ भैया कार्य करके सिखाओ, उनके कार्य अनुभव पर बल दो, यानी उनको एक तरीके से कुछ ना कुछ क्रिया कराइए। तो ये से बालक उसमें लगे बचे रहेंगे, तो बालक स्कूल छोड़ के भागेंगे नहीं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। विद्यालय भवन की उचित व्यवस्था, बात तो सही है। बालकों को एक तरीके से अनुरूप थोड़ा उसमें कलर डिजाइन वगैरह चित्र वगैरह बना दो, ताकि बालक उनमें अट्रैक्टिव महसूस करें अपने आप को। और शिक्षा निःशुल्क हो प्राथमिक लेवल पे, ताकि जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी ना हो वो भी अपने बच्चों को पढ़ा पाए, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे पाए, अपने बच्चों को दिला पाए। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। उसके बाद मिड डे मील की व्यवस्था की जाए ना, बच्चों को बीच बीच में भोजन वगैरह की व्यवस्था की जाए, ताकि उनको ज्यादा भूखा खाना जाए और स्कूल कॉलेज छोड़ के भागे ना, ठीक है। उसके बाद जो होता है उचित शिक्षण विधियों तथा शैक्षिक सामग्री का प्रयोग किया जाए, बात बिल्कुल सही है। अगर आप प्राइमरी लेवल पे बच्चों को पढ़ा रहे हो तो आप भैया ट्रेंड टीचर होने चाहिए, वरना आप बच्चों को संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि बच्चे क्लास में हैं। अगर आप जैसे कह दिया कि 2 का टेबल लिखो, कोई 2 का 2, 2 दूना 4 लिख के लाके दे देगा, कोई 2 को 2, 2 दूना 4, 2 3 6 लिख के लाके दे देगा। यानी कहने का मतलब आपकी क्लास में जितने बालक है उतने प्रकार के हैं, यानी व्यक्तिगत विभिन्नता। सीटेट की एक टॉपिक है इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी हर बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, ठीक है। तो बच्चों को यदि आप उचित शिक्षण विधियों द्वारा यानी टीचिंग मेथड द्वारा नहीं पढ़ाओगे
तो बालक जो क्लास से भैया चले जाएंगे तो उनको निवारण करने के लिए यानी अव्यय को दूर करने के लिए उचित शिक्षण विधियों का भी प्रयोग करो। उसके साथ साथ शैक्षिक सामग्री यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो होता है कि शिक्षण एक तरीके से शिक्षण संबंधी अधिगम संबंधी जो भी एक तरीके से विषय वस्तु होती है उनका भी प्रयोग करिए। उसके साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था कीजिए यानी बालक को पढ़ाते पढ़ाते समय कुछ क्रियाकलाप कराइए, कुछ नए स्किल को भी सिखाइए, कुछ नए स्किल को बच्चों को भी सिखाइए, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और शिक्षकों को प्रशिक्षण देना ये भी इंपॉर्टेंट है। यदि भैया अवरोधन को या फिर कह सकते हैं यदि अव्यय को वेस्टेज को सच में आप दूर करना चाहते हो तो सबसे पहले टीचरों को आप प्रशिक्षित करो, टीचरों को आप एजुकेशन दो, क्योंकि यदि अध्यापक पढ़े लिखे हैं तो अपने स्टूडेंटों को बड़े आसानी से उनको संभाल लेंगे, उनको बता लेंगे। ठीक है, तो ये पूरा हो गया शिक्षा में अव्यय का क्या अर्थ होता है, कैसे उन्हें हम दूर कर सकते हैं, उनको कौन कौन से प्रभावित करते हैं, इन सारे पॉइंटों को समझ गए। एक बार यस कर दीजिए कि हाँ सर जी हम समझ गए हैं कि अव्यय का अर्थ क्या होता है। और ये यार लास्ट क्लास है, ठीक है, ये शिक्षा के सिद्धांत की लास्ट क्लास है। तो उम्मीद करते पूरी क्लास को आप लोग देखेंगे। इसके बाद जो 6 क्लास है, जो बच्चे नए हैं वो जाके प्लेलिस्ट में उन क्लासेस को भी देख लीजिएगा। उसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट क्लास को स्टार्ट कर देंगे उसको भी बेहतर रूप में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, बस बिलीव के साथ पढ़ते रहिए, बेहतर तैयारी कराएंगे, ये आप सभी से हमारा वादा है। ठीक है, आइए अब बात करते हैं हम लोग शिक्षा में अवरोधन। अगर इसको एक अर्थों में हम समझाना चाहें कि शिक्षा में अवरोधन आखिर होता क्या, तो हमारी बात अच्छे समझिएगा। मान लीजिए आप कक्षा 1 में पढ़ रहे हैं, ठीक है, और जब एग्जाम हुआ और मान लीजिए आप क्या हो गए भैया, फेल हो गए। क्या हो गए, आप फेल हो गए। फिर कक्षा 1 में पढ़ रहे हैं, फिर एग्जाम हुआ, फिर फेल हो गए। ठीक है, फिर मान लीजिए एग्जाम हुआ, फिर पास हो गए, फिर 2 में चले गए और 2 में 2 बार फेल हुए, 3 में 3 बार फेल हुए। तो ये क्या है, ये अवरोधन है, स्टैग्नेशन यही है। ठीक है, यानी अवरोधन का अर्थ ही होता है एक कक्षा में बालक 2-3 वर्षों तक फेल होते रहना। ठीक है, यानी अगर कोई बालक अपनी क्लास में लगातार फेल होते जा रहा है, यही शिक्षा में है अवरोधन। लेकिन अगर जो एजुकेशन को बीच में छोड़ के भाग जा रहा है वो है अव्यय। दोनों में थोड़ा सा ही अंतर है, उसको समझिए। ठीक है, यह मनुष्य की क्षमता, शक्ति तथा राष्ट्र का धन भी एक तरीके से दुरुपयोग करता है। यानी आप एक ही क्लास में बार बार पढ़े जा रहे हो तो राष्ट्र का धन तो भैया उपयोग कर ही रहे हो, साथ में साथ अपनी क्षमता का भी गलत डायरेक्शन में उपयोग कर रहे हो। शायद आप किसी और काम के लिए बने होंगे, अपने पावर अपनी शक्ति का भी आप एक तरीके से गलत उपयोग कर रहे हैं। तो कहने का मतलब बालक अगर एक ही क्लास में बार बार फेल हो रहा है तो क्यों फेल हो रहा है इसका पता भी लगाइए, और फेल क्यों हो रहा है भैया उसी को हम क्या कहते हैं, अवरोधन कहते हैं, स्टैग्नेशन कहते हैं। उम्मीद करते हैं पूरी पॉइंट को समझ गए होंगे। तो आप ध्यान से समझिएगा, शिक्षा की अगर अव्यय की बात करें तो शिक्षा का अव्यय होता एक बीच चलते क्लास में, या फिर कह सकते हैं कि एक करिकुलम को पढ़ाया जा रहा है, अभी आपका सेशन कंप्लीट नहीं हुआ, आप बीच में छोड़ के चले गए, तो वो एक तरीके से शिक्षा में अव्यय हो गया। और शिक्षा में अवरोधन क्या है, तो भैया आप एक ही क्लास में लगातार आप फेल हुए जा रहे हैं, या फिर एक ही क्लास में आप कई सालों से पढ़े हुए हैं, तो ये कहा जाता है शिक्षा में अवरोधन। उम्मीद करते हैं पूरी बात को समझेंगे। यदि बालक एक ही क्लास में लगातार बना भी रहेगा तो उसके अंदर आत्महीनता का भी विकास हो जाएगा, क्योंकि उसके कम आयु के बालक उसके साथ बैठेंगे तो उसे अच्छा भी नहीं लगेगा और वो भी भैया पढ़ाई लिखाई छोड़ के भागने का प्रयास करेगा। तो ये भी शिक्षा में अवरोधन का अर्थ हो गया, यानी एक ही क्लास में 2 या 3 वर्ष से अधिक बालक अगर रह रहे हैं तो इसे हम लोग कहेंगे शिक्षा में अवरोधन। इसी के बारे में हर टर्म समिति क्या कहती है कि अवरोधन से हमारा अभिप्राय, हमारा तात्पर्य है कि किसी बालक की निम्न कक्षा में 1 से अधिक वर्ष को रोका जाना। यानी मान लीजिए कोई बालक है एक ही कक्षा में या फिर 2 ही कक्षा में, उसे 2 साल 3 साल आप रोक दे रहे हो, तो ये क्या किसके अंतर्गत है, स्टेग्नेशन, यानी हम कह सकते हैं सर ये अवरोधन के अंतर्गत आएगा। उम्मीद करते हैं ये हर टर्म डिफिनेशन आप लोग समझे होंगे। उसके बाद आरबी पारुलकर क्या कहते हैं इसके बारे में कि विद्यालयों की स्थापना इसलिए होती है कि बालक उनमें शिक्षा प्राप्त करे, न कि इसलिए कि उनको भैया फेल किया जाए। तो कहने का मतलब ये तो सीधे सीधे कह देते किसी बालक को कभी भी फेल नहीं किया जाना चाहिए। अगर फेल करते रहोगे तो बालक में हीन भावना आ जाएगी। लेकिन बाद में कई ऐसे शिक्षाविद हो गए जो पारुलकर की डिफिनेशन को खंडित भी करते हैं। अगर बालक को फेल नहीं करोगे, बालक को रियलाइजेशन नहीं कराओगे, बालक का इवेल्युएशन नहीं करोगे, तो आप पता कैसे लगाओ कि बालक ने क्या सीखा क्या नहीं सीखा। लेकिन ये भी अपने जगह पे सही है, क्योंकि विद्यालय की स्थापना इसलिए होती है कि उन्हें शिक्षा प्राप्त किया जा सके या फिर बालकों को शिक्षा दिया जा सके, न कि इसलिए कि बालकों को फेल किया जा रहा है। तो यह भी अवरोधन का मुख्य अर्थ होता है कि बालकों को बिल्कुल फेल न किया जाए,
ये भी अवरोधन से बचने का उपाय है। और यदि बालक एक ही कक्षा में बार बार रह रहा है बच्चे, तो वो कहा जाएगा शिक्षा में अवरोधन। उम्मीद करते हैं पूरी पॉइंट को आप लोग समझे होंगे। आइए अब बात करते हैं हम लोग अगले एन इंपॉर्टेंट पॉइंट की, कि शिक्षा में अवरोधन के कौन कौन से कारण हो सकते हैं। तो विद्यालय का दूषित वातावरण, बात तो बिल्कुल सही है। यदि आपके क्लास यहाँ पे दूषित मतलब ये मत समझिए कि बिल्कुल पर्यावरण अच्छा नहीं है या फिर बहुत ज्यादा प्रदूषण है, नहीं। यहाँ पे कहने का मतलब है करिकुलम अच्छा नहीं है, या फिर सही शिक्षण विधि का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, या फिर बालक के अनुकूल नहीं है, तो इसे कहेंगे दूषित वातावरण। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट है अवरोधन के उत्पन्न होने के कारण। उसके बाद पाठ्यक्रम का अरोचक, यानी पाठ्यक्रम जो है वो कैसा नहीं है, वो रुचिपूर्ण नहीं है। कैसा? वो रुचि यानी इंटरेस्टफुल नहीं है, बल्कि भैया इंटरेस्टलेस है। इसको इसके बारे में जानते रहेगा। या फिर कह सकते हैं पाठ्यक्रम का अधिक होना, बहुत ज्यादा बच्चों पे बर्डन डाल दिए, बच्चे उसे पढ़ ही नहीं पाए बल्कि डिमोटिवेट हो गए, तो ये भी शिक्षा में अवरोधन के कारण हो सकते हैं। प्राथमिक विद्यालय की शिक्षण पद्धतियां जो प्राचीन तथा अमनोवैज्ञानिक, देखो एक होता है मनोवैज्ञानिक, एक होता है मनोवैज्ञानिक, और मनोवैज्ञानिक को ही हम कह सकते हैं शिक्षण सूत्रों द्वारा पढ़ाना। शिक्षण सूत्रों, आप कहोगे सर शिक्षण सूत्र अभी ऊपर मैंने बताया, जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर, निम्न से उच्च की ओर। बालक को सबसे पहले वो ज्ञान दो जो उनके आसपास है। अगर वैसा ज्ञान नहीं दोगे तो बालक फेल हो जाएंगे, और यही है अवरोधन का कारण। उचित शिक्षण सामग्रियों का अभाव, यानी क्लास में आपका टीचिंग लर्निंग मटेरियल है ही नहीं, बच्चों को ब्लैक बोर्ड वगैरह पढ़ाने के लिए है ही नहीं ढंग से, तो ये भी अवरोधन के कारण हो सकते हैं। और विद्यालय में स्थान की कमी, यानी बालक आसानी से बैठ नहीं पा रहे हैं, और बाल विवाह भी इसका मुख्य कारण है। और जाति प्रथा या किसी विशेष वर्ग को विशेष महत्व देना भी एक तरीके से अवरोधन का मुख्य कारण होता है। यानी किसी बालक के साथ भेदभाव करोगे तो भैया उसका परिणाम जो है प्रभावित होगा ही होगा। और दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, यानी पाठ्यक्रम जो है बहुत ज्यादा एक तरीके से हार्ड हो गया, या फिर बालक को समझ में ही नहीं आ रहा आपका करिकुलम जो बनाया हो बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो ये भी अवरोधन को बढ़ावा देता है। और भौतिक असुविधाओं का अभाव, यानी बालक ढंग से बैठ नहीं पा रहे हैं, बालक के लिए बैठने के लिए कोई सुविधा नहीं है, पढ़ने के लिए बुक वगैरह नहीं है, तो भौतिक सुविधाएं भी यहाँ पे एक तरीके से डिफाइन कर देती हैं बच्चे किसको, तो हम कह सकते हैं शिक्षा में अवरोधन को। ठीक है, उसके बाद निर्धनता तो इंपॉर्टेंट है। अगर बालक देखो भैया बहुत ज्यादा गरीब है, उसको जो बेसिक सुविधाएं हैं वो भी नहीं मिल पा रही है, किताब पेन पेंसिल भी नहीं मिल पा रही है, तो उसका रिजल्ट तो प्रभावित होगा। वो एक क्लास में क्या एक बार का 10 बार भी फेल हो जाएगा, तो निर्धनता भी इसको प्रभावित करती है। अब कहोगे सर जी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत गरीब है, अब पढ़ भी लेते हैं, तो भैया मैं उनकी भी आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो भैया गरीब होते हुए भी आप बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी बालक होते हैं जिनको कहने का मतलब पेट ही नहीं भर रहा है भैया, तो वो पढ़ाई में उनका मन क्या ही लगेगा। ठीक है, उनका मन क्या ही लगेगा पढ़ाई में, तो निर्धनता भी इसका मुख्य कारण हो जाता है। तो किसमें ये सब बात चल रही है, तो ये सब बात चली भैया प्राथमिक लेवल के बालकों के लिए। ठीक है, तो उम्मीद करते पूरी पॉइंट को आप लोग समझोगे कि अब अवरोधन किसके कारण पनपता है, तो ये सारी पॉइंटें हो गई। अब अवरोधन को हम लोग दूर कैसे कर सकते हैं, बात इसकी आ जाती है सर। तो पाठ्यक्रम को रोचक बनाया जाए तथा व्यवहारिक बनाया जाए। व्यवहारिक और रोचक, कभी भी अपने एग्जाम में आपका एक पेपर आपको जरूर पढ़ना है कि नॉलेज एंड करिकुलम, यानी ज्ञान और पाठ्यक्रम। तो यहां पे देखो आपको पाठ्यक्रम का पोर्शन कम है, ज्ञान का पोर्शन ज्यादा, थोड़ा सा अध्यात्म फिलॉसफी और साइकोलॉजी पढ़ना है। लेकिन यहाँ पे समझिए करिकुलम हमेशा कैसा होना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए, उसके साथ साथ रोचक, और उसके साथ साथ कैसा, तो सर लचीला होना चाहिए। कैसा? लचीला, फ्लेक्सिबिलिटी उसमें होनी चाहिए, यानी पढ़ाते समय अगर कोई त्रुटियां आ रही है उसमें हम चेंज भी कर सके, इस प्रकार का बच्चे हमारा करिकुलम होना चाहिए। उम्मीद करते पूरी पॉइंट को समझे होंगे। तो शिक्षा में अवरोधन को हम कैसे दूर कर सकते हैं, तो भैया रोचक यानी इंटरेस्टफुल करिकुलम का डिजाइन करके, व्यवहारिक यानी एक तरीके से हमारे जीवन से संबंधित होना चाहिए, और शिक्षण विधियां बाल मनोविज्ञान पर आधारित हो, यानी बालक की रुचियों पर, बालक की इच्छाओं पर, बालक की क्षमताओं पर, बालक के विकास को समझते हुए आप टीचिंग मेथड का उपयोग कर रहे हो, तो ये कौन सी विधि कहलाती है, शिक्षण विधियां कहलाती हैं। तो और इन सब का प्रयोग करोगे तो शिक्षण में अवरोधन आसानी से भैया समाप्त हो जाएगा। उसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि परीक्षा प्रणाली में परिवर्तन किया जाए। जैसे कहते हैं ना कि पूरा साल पढ़ाए और लास्ट के साल के लास्ट में आप परीक्षा लिए जा रहे हो, बिल्कुल गलत ये चीज है। बालक का हर छमाही पे आप एग्जाम लेते रहो, ताकि बालक ने क्या पढ़ा, अगर कोई गलती किया तो अगले सेमेस्टर में वो सही कर ले। और लास्ट में पूरे साल में अगर आप एक बार एग्जाम ले रहे हो तो गलती कर भी दिया तो बालक का तो समय नष्ट हो गया ना। तो परीक्षा प्रणाली कैसी होनी चाहिए, तो सतत होनी चाहिए। कैसी? तो हम जब आप असिस्टेंट फॉर लर्निंग हम आपको पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि सतत मूल्यांकन होना चाहिए, यानी पढ़ाने के साथ साथ आप उसका इवेल्युएशन भी करते रहो। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की योजना के अंतर्गत सभी विद्यालयों को जोड़ा जाए, यानी सभी विद्यालयों को एक तरीके से बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड
किया जाए और बच्चों के लिए कैरिकुलम जो होता है फ्लेक्सिबल हो, बच्चों के लिए रुचिपूर्ण हो, इस प्रकार से चीजें होनी चाहिए। उसके बाद डेस्क कार्यक्रम भी प्रभावी रूप से लागू किया जाए और ये जितने कार्यक्रम होंगे तो भैया ये अवरोधन को दूर कर पाएंगे। उम्मीद करते पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। एक यहाँ पे टॉपिक और मैं आपके लिए लेके आ गया हूं, अध्यापक शिक्षा। वैसे इसको नहीं भी पढ़ाता तब भी चल जाता काम, लेकिन अब एज ए टीचर आपको ये ना रहे कि हाँ ये टॉपिक मैंने छोड़ दिया, तो कभी कहते हैं ना कि सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। तो आइए हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि टीचर एजुकेशन के बारे में। ठीक है, टीचर एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग कि अध्यापक शिक्षा होती क्या है। तो बच्चों को मनोवैज्ञानिक तरीके से पढ़ाने के लिए, बच्चों को हम कह सकते हैं शिक्षण सूत्रों द्वारा पढ़ाने के लिए, बच्चों के लिए हम लोग सही टीचिंग मेथड का प्रयोग करने के लिए, बच्चों को भैया पढ़ाने के लिए हम लोग सही टीचिंग लर्निंग मटेरियल यानी शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करने के लिए हम जो अध्यापकों को ट्रेनिंग देते हैं, अध्यापक को जो ट्रेंड करते हैं, वही टीचर एजुकेशन के अंतर्गत आता है। यानी अध्यापक शिक्षा वह माध्यम है जिसके द्वारा अध्यापक की शिक्षण प्रतिभा को बढ़ाया जाता है, यानी टीचिंग कौशल को बढ़ाया जाता है कि आप अपने स्टूडेंटों को कैसे प्रभावी रूप से पढ़ा सकते हो। इसी को कहते हैं टीचर एजुकेशन, कि कैसे आपके स्टूडेंट में जो भी आपके बच्चे हैं वो अगर ढंग से नहीं पढ़ रहे तो उनको कोई एक ऐसी विधि द्वारा पढ़ाइए ताकि वो पढ़ पाए। इसी सब का जो कौशल होता है, जो क्लास में बोलने का तरीका होता है। आप कहते हैं ना, क्लास में आप अगर 10 बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो कोई कम से कम 7 बच्चे तो सही होंगे, लेकिन 2 बालक ऐसे भी होंगे भैया जो इतने बदमाश होंगे, इतने दुष्ट टाइप के होंगे कि बदमाशी किए जाएंगे किए जाएंगे किए जाएंगे। ठीक है, लेकिन उनका वो नेचर है बदमाशी करना। लेकिन एज ए टीचर आपका कहते हैं ना, टीचर का सबसे बड़ा धर्म क्या होता है, या फिर कह सकते हैं सबसे बड़ा गुण होता है उसकी सहनशीलता, उसका पेशेंस। अगर क्लास में बच्चे भैया उत्पात मचा रहे हैं तो आप ऐसा मत करिए कि एक ओर से सबको पीटना चालू कर दो। नहीं, ये अध्यापक का गुण नहीं होता, बल्कि आप अपने शिक्षण विधियों में बदलाव करिए, अपने दूसरे शिक्षण विधियों का प्रयोग करके स्टूडेंटों का इंटरेस्ट लाइए उस टॉपिक के बीच में। यह अध्यापक का मुख्य कार्य होता है। तो इन्हीं सब कार्यों को जगाने के लिए भैया, इन्हीं सब कार्यों को स्कूल को डेवलप करने के लिए ही अध्यापक शिक्षा दी जाती है। उम्मीद करते हैं इस पॉइंट को आप लोग समझेंगे कि अध्यापक शिक्षा क्यों दी जाती है, ताकि क्लास में बच्चों को आसानी से हैंडल किया जा सके, सही टीचिंग मेथड का प्रयोग किया जा सके, सही शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जा सके। इसके लिए हम लोग टीचर एजुकेशन का प्रयोग करते हैं बच्चे, इसलिए टीचर को एजुकेशन देते हैं, ये भी समझ सकते हैं। और अध्यापक शिक्षा के कुछ लक्ष्य होते हैं, या फिर यहीं पे बात कर दें अध्यापक शिक्षा के कुछ क्षेत्र होते हैं, कुछ स्केप होते हैं, कुछ एक तरीके स्कोप होते हैं, कुछ एम, कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं। आइए कौन कौन से ऑब्जेक्टिव होते हैं कि अध्यापक शिक्षा हम क्यों देते हैं, उसके लक्ष्य क्या होते हैं। तो अहिंसा, सत्यता, उसके बाद आत्मसंयम, आत्मज्ञान एवं कार्य की महानता पर बल दिया गया है। यानी अध्यापक के अंदर अहिंसा का गुण भी होना चाहिए, सत्यता का, आत्मसंयम यानी पेशेंस भी होना चाहिए, आत्मज्ञान, और उसके बाद कार्य की महानता पर भी बल दिया जाए। तो ये एक तरीके से शिक्षा के, अध्यापक शिक्षा या फिर शिक्षक शिक्षा के ये उद्देश्य हो सकते हैं। और समुदाय में इसके कार्य के सामाजिक परिवर्तनकर्ता के रूप में है। यानी समुदाय में इसके कार्य एक सामाजिक परिवर्तनकर्ता के रूप में होते। अध्यापक हमेशा जो भैया होता है, कहते हैं कि वो समाज में बदलती हुई परिस्थितियों में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अध्यापक शिक्षा इस प्रकार दीजिए ताकि वो समाज में एक परिवर्तनकर्ता के रूप में उभर के आ भी सके और अपने बच्चों को आसानी से सिखा भी सके। तो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। यह समुदाय के नेता के रूप में नहीं, बल्कि बड़े समुदाय को दिशा प्रदान करती। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है भैया कि अध्यापक शिक्षा जो होती है, ये अध्यापक को इसलिए इतना ट्रेंड कर देती है कि वो एक तरीके से बड़े समुदाय, यानी जो आपके क्लास में बच्चे हैं, कल को वो जाके कहीं ना कहीं समुदाय में तो भैया वो इंक्लूड होंगे, समाहित होंगे। तो उन्हें पढ़ाने के लिए टीचर को तैयार किया जाता है। एजुकेशन से टीचर एजुकेशन में इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए। स्कूल एवं समुदाय के बीच की एक तरीके से कैसे मदद का कार्य करती है, या फिर कह सकते हैं मध्यस्थता का कार्य करती है। आपका टीचर एजुकेशन स्कूल में कैसे अध्यापक को रहना है, समुदाय में कैसे अध्यापक को रहना है, तो ये सारी बातें बताते टीचर एजुकेशन। अगर एक शब्दों में हम कहें टीचर एजुकेशन क्या है सर, तो टीचर एजुकेशन हमें ये बताता है कि एक अध्यापक को अपना जीवन कैसे व्यतीत करना है। और मेरी बात बड़ा ध्यान समझना, यहाँ पे मेरी बात बहुत ध्यान समझिएगा। आइए मैं एक पॉइंट यहाँ पे आपके साथ क्लियर कर दूं। देखो मेरी बात बहुत ध्यान समझिएगा। एक अध्यापक यदि आप हो, या फिर एक अध्यापक बनने की राह पे हो, तो बहुत
बहुत कुछ भैया आपको त्याग करना पड़ेगा। आपके पर्सनल लाइफ में और आपके प्रोफेशनल लाइफ में बहुत कुछ अंतर होना चाहिए, क्योंकि जो आपके स्टूडेंट होते हैं वो आपको देख के कुछ न कुछ सीखते हैं, आपके व्यवहार का अनुकरण करते हैं, आपके लैंग्वेज का अनुकरण करते हैं। तो आपको अपना व्यवहार ऐसे रखना ताकि स्टूडेंट आपको अपना रोल मॉडल माने और आपके गुणों से, आपके व्यक्तित्व से कुछ सीखें। इस प्रकार का आपका व्यक्तित्व होना चाहिए। अध्यापक शिक्षा यही सबको डेवलप करती है। उम्मीद करते पूरे कॉन्सेप्ट को आप लोग समझे होंगे। ठीक है, आइए इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन में ये। ठीक है, आइए उसके बाद थोड़ा सा अगले पॉइंट को समझिए। वातावरण संबंधी स्रोतों संरक्षण प्रदान करती तथा ऐतिहासिक वस्तुओं और दूसरी वस्तुओं को संरक्षित करती। कहने का मतलब अगर टीचर को आप एजुकेशन दे रहे हो तो अध्यापक जो होता है हमारे वातावरण संबंधी, जो कि एक तरीके जितने भी हमारे इन्वायरमेंट है, हमारे पर्यावरण है, हमारे पोल्यूशन के बारे में बच्चों को एक तरीके जागृत भी करते हैं और ऐतिहासिक जो वस्तुएं हैं उनको संरक्षित करने में भी ये मदद करती है। उसके बाद कि बड़े होते बच्चों को शैक्षिक, सामाजिक व भावनात्मक, उसके साथ व्यक्तिगत समस्याओं के प्रति धनात्मक दृष्टिकोण रखती। हमारा टीचर एजुकेशन जो होता है वो बच्चों के प्रति सहानुभूति भी रखता है, और बच्चे बड़े हो रहे हैं उनके अंदर जो भी एक तरीके से कह सकते हैं, स्टेनली हॉल का एक कोटेशन है ना कि जो आपका किशोरावस्था है बड़ा संघर्ष और तूफानों का अवस्था है, तो उसको वो सम्मान दे, उसके किशोरावस्था को सम्मान दे ऐसे अध्यापक। तो ये सब तैयार कैसे होता है बच्चे, तो हम कह सकते हैं ये सब तैयार होता है टीचर एजुकेशन के माध्यम से। उम्मीद करते हैं पूरी पॉइंट को आप लोग समझे होंगे, और टीचर एजुकेशन के माध्यम से ही स्कूल को प्रजातांत्रिक, एकाकी सामाजिक समाज को विकसित करने के उद्देश्य प्राप्त करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते। टीचर एजुकेशन सीखने और शिक्षण में मानवीय सिद्धांतों के द्वारा शिक्षण में योग्यता विकसित भी करता। मानवीय सिद्धांत यानी ह्यूमन वैल्यूज जितनी होती है वो टीचर एजुकेशन के माध्यम से उसको भी हम लोग डेवलप कर पाते हैं। समझने की योग्यता, रुचि और दृष्टिकोण, कौशल आदि को विकसित करती है। यानी अध्यापक जो होता है अपने स्टूडेंटों को कैसे समझ रहा है, उनकी रुचियों को कैसे एक तरीके से ऑब्जर्व कर रहा है, तो ये सब किससे डेवलप हो पाता है बच्चे, तो सब हम कहेंगे सब ये सब टीचर एजुकेशन के माध्यम से ही संभव है। और टीचर एजुकेशन अभी मैं नीचे और बताऊंगा कि है क्या, लास्ट में इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूंगा कि आपका दिलो बाग बाग हो जाएगा। समझ लीजिए, वार्तालाप हो गया, कौशलात्मक योग्यता भी और मानवीय संबंधों के लिए भी विकसित करे, जो कि इस योग्य बनाए कि वह कक्षा कक्ष के बाहर भैया अंदर सीखने के लिए, सीखने सिखाने के लिए प्रेरित कर सके। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, जैसे एक टीचर को आप इतना ट्रेंड कर दो कि वो अपने क्लास में बच्चों को इतना मोटिवेट कर दे, इतना समझा दे ताकि वो बालक भी सीखने सिखाने के लिए बिल्कुल प्रेरित हो जाएं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, जिस विषय को अध्यापक पढ़ाते हैं उसमें नवीन प्रवृत्तियों का ज्ञान रख सके और शिक्षण तकनीकी का ज्ञान भी हो। यानी आप जैसे जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो एज ए टीचर, ये इंपॉर्टेंट आपके दिमाग में होना चाहिए कि आप जिस भी सब्जेक्ट के टीचर हो हमेशा उस सब्जेक्ट को भैया नए नए तरीकों से पढ़ते रहिए। उसमें नए नए जो शोध हो रहे हैं, जो लेख लिखे जा रहे हैं, उनको भी आप पढ़ते रहिए। नए नए जो रिसर्च पेपर हैं उनको भी पढ़ते रहिए ताकि अपने स्टूडेंटों को आप नई नई इंफॉर्मेशन विद एग्जांपल के साथ आप दे पाओ। ये भी अध्यापक को पढ़ाते समय इस पॉइंट का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए। उसके बाद अन्वेषणात्मक, यानी हम इसे कह सकते हैं खोज, इसे हम कह सकते हैं खोज या फिर कह सकते हैं ह्यूरिस्टिक मेथड मेथड। ठीक है, यानी कह सकते हैं अन्वेषणात्मक तथा क्रियात्मक या फिर अनुसंधान करे, यानी हमेशा वो कोई ना कोई खोज पर आधारित बच्चों को पढ़ाते रहे ताकि बच्चों का इंटरेस्ट भी हमेशा जागृत रहे। तो ये एजुकेशन के माध्यम से, एजुकेशन एक तरीके से टीचर एजुकेशन के माध्यम से ये सारी चीजें अध्यापक को बताई जाती हैं। और भैया कहोगे सर इसका एग्जाम्पल दे दी, जैसे हम कह सकते हैं बीएड। ठीक है, बीएड यानी एक ट्रेनिंग कोर्स है। बच्चों को, अध्यापकों को यह बताया जाता है कि भैया आप अपने क्लास में जाओगे तो अध्यापकों को पढ़ाओगे कैसे। यानी अभी मैं आपको टीचर एजुकेशन इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि किसी दिन आप अपने क्लास में गए, या फिर मान लीजिए आप भविष्य में आगे चल के आप कोई, आप में से मान लीजिए कोई आप हिस्ट्री पढ़ाने वाला अध्यापक बन रहा है, कोई मान लीजिए पॉलिटी पढ़ाएगा, कोई मान लीजिए मैथ पढ़ाएगा, तो नए नए यानी हमेशा अपने विषय के प्रति रोचकता के साथ नई नई चीजों को सीखते रहो। ये सारी चीजें यहाँ पे बताई जा रही हैं। आपका व्यक्तित्व बिल्कुल शांत होना चाहिए, क्योंकि क्लास में स्टूडेंट जो होते हैं आपको हर समय उकसाएंगे ही उकसाएंगे। लेकिन टीचर एजुकेशन या फिर एज ए टीचर आपका हमेशा दायित्व बनता है कि हमेशा अपने आप को काम डाउन रखो, हमेशा शांत रहने का प्रयास करिए ताकि स्टूडेंट जो है भैया वो भी आपके व्यक्तित्व से सीखें कि इतना उत्साहित करने के बाद भी अध्यापक नहीं बोल रहा, यानी हमें शांत हो जाने की आवश्यकता है। ठीक है, उम्मीद करते पूरे पॉइंट को समझे होंगे। आज प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन समाप्त होता है, और आप में से जो भी छात्र छात्रा अभी तक नोट्स वगैरह नहीं लिए हैं, इस नंबर पर संपर्क करके नोट्स ले लीजिएगा।
बेहतर रिवीजन होगा और जो क्लास हम पढ़ा रहे हैं उसका रिवीजन भी हो जाएगा। और भैया अपने दोस्त यार तक क्लास को जरूर शेयर करिएगा। क्यों करिएगा? क्योंकि बीएड में बच्चे कम होते हैं तो थोड़ा सा आपका भी फर्ज बन जाता है कि द परफेक्ट स्टडी को अपना दिल से मानिए और इसको भी शेयर करिए अपने दोस्त यार के साथ। ठीक है, चलो उम्मीद करते हैं पूरी पॉइंट को समझे होंगे। चैनल पर आप भी नए हैं तो आप भी सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं यदि आपको क्लास अच्छी लगती है, समझ में आती है तो। ठीक है, चलो और ये जो घंटी वंटी है इसको आप एक तरीके से हिट कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन वगैरह मिलती रहे, नहीं तो बाद में कहोगे सर इन्फॉर्मेशन नहीं आती। और लाइक वाइक कर दीजिए। और टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो द परफेक्ट स्टडी के टेलीग्राम से जुड़ जाइए और हमसे कुछ भी डिस्कस करना चाहते हैं तो हिमांशु यादव ऑफिशियल पे आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, और चारों पेपर के नोट्स जो हैं 149 में चारों पेपर कंप्लीट के नोट्स है तो आप इस नंबर पे संपर्क करके नोट्स भी ले सकते हैं। और जो बच्चे को अभी नोट्स नहीं मिला इस नंबर पे संपर्क करिए। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं पूरी पॉइंट को आप लोग समझे होंगे। अब हम लोग ग्रोइंग अप एज ए लर्नर को समझेंगे। ग्रोइंग अप एज ए लर्नर में लगभग सभी सब्जेक्ट हो गई हैं और मैं उनकी प्लेलिस्ट बना दूंगा, वहां से आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा। उसकी जो शुरुआत में कुछ साइकोलॉजी का पोर्शन है उसको अब मैं पढ़ाऊंगा। बाकी जो वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल की क्लासेज हैं वो आपके लिए यूजफुल है। जैसे हम कह सकते हैं जीन पियाजे की क्लास हो गई, उसके बाद हम फिजिकल डेवलपमेंट हो गया, सोशल डेवलपमेंट हो गया, इमोशनल डेवलपमेंट हो गया, वो सारी क्लास अभी हाल फिलहाल में पढ़ाई गई हैं और आप में से कुछ बच्चे उन क्लास को पढ़े भी होंगे। बस प्लेलिस्ट में मैं उसे ऐड करके नया पेपर रेडी कर दूंगा तो उस क्लास को आप लोग पढ़ लीजिएगा। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है वो है नॉलेज एंड करिकुलम और हम कह सकते हैं असिस्टमेंट फॉर लर्निंग। ठीक है, असिस्टमेंट फॉर लर्निंग या फिर असिस्टमेंट ऑफ लर्निंग। ठीक है, इन दोनों पेपर को आप लोग खूब मन से पढ़िएगा। यूनिवर्सिटी नहीं है, थोड़ा दिमाग थोड़ा दिल लगा के पढ़ लीजिएगा वरना थोड़ा सा बैक लगने की संभावना बन जाती है बच्चे। तो खूब मन लगा के पढ़ेंगे, बिल्कुल बैक नहीं लगेगा और ढंग से पढ़ते रहेंगे, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और आप बेहतर कर भी जाएंगे। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगली क्लास में। सभी दोस्त यार भाई बहन को द परफेक्ट स्टडी की तरफ से मैं हिमांशु सभी को जय हिंद जय भारत बोलता हूं। ठीक है, और अपना और अपनों का ख्याल जरूर रखिए। ठीक है, चलिए।